बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसी फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों ने अपना माइंड सेट इंतहाई पुरसकून बनाना है कि फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक आपका इंतहाई एक पुरसकून और एक प्रोडक्टिव माइंड सेट हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 2 लेक्चर्स में यू आर लाइक हाँ 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 बहुत आसान है, हम कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता 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 आपकी पेस कम होती जाए कम होती जाए कम होती जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मोटिवेशन जो है ना, वो इंसान को थोड़ी देर तक ही राइज करा सकती है। मतलब अगर मैं आपको मोटिवेट करूं, हाँ यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट वगैरह वगैरह वगैरह, बेशुमार मोटिवेशनल कोट्स हैं और बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मेरी होने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो उसका मतलब ये है कि मोटिवेशन जो है ना, वो थोड़े अरसे बाद जब ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसका असर ख़त्म हो जाएगा, फिर अपने डाउन पे आ जाओगे, तो मोटिवेशन से ज़्यादा आपने अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। मतलब एक मोटिवेशन तो हम आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने कांस्टेंट रहना है अपने काम के साथ। ठीक हो गया? मतलब अगर आप आज जिस एनर्जी के साथ ये लेक्चर सुन रहे हो, ये लेक्चर नोट कर रहे हो, समझ रहे हो इसको, इसी एनर्जी के साथ अगले 4 महीने बाद वाला लेक्चर भी लेना है आप लोगों ने, ताकि कोई एक टॉपिक तक ऐसा ना रहे जिसकी आपको अच्छे से समझ ना आई हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एटम। केमिस्ट्री का बेसिक हम लोग पढ़ने लगे, बेसिस पढ़ने लगे केमिस्ट्री की, तो हम स्टार्ट एटम से ही करेंगे। एटम है क्या? एटम किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक सब्सटेंस का, जो कि इंडिविजुअली मतलब रह सकता है। और मजीद करता क्या है ये, अच्छा, एटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे है ये। एटम इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता, करेगा क्या कि सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं वो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते। उनको अपने सर्वाइवल के लिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना पड़ेगा और किसी ना किसी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी पड़ेगी ताकि वो जिंदा रह सके। उसके लिए ये किसी ना किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होती है। उसको केमिकल बॉन्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो केमिकल बेसिस पर होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो एटम मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो अब हम एटम की बात करते चलें कि व्हाट इज एन एटम। अच्छा जी, तो व्हाट इज एन एटम? पेन ले लेते हैं। ओके, और पहले हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। इन केमिस्ट्री एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। मतलब अगर एक एलिमेंट है उसमें 15,000 एटम्स है, सपोज गोल्ड का एक हमारे पास एक पीस पड़ा हुआ है, उसमें 15 करोड़ एटम्स है और गोल्ड का सिर्फ एक एटम अलग से ही पड़ा हुआ है, तो अगर हम उन 15 करोड़ एटम्स की और उस अकेले गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो हमारे पास सेम आएंगी। ठीक हो गया? तो मतलब हम एक एटम की बात करें या एक बंडल की बात करें, प्रॉपर्टीज एटम्स की हमेशा 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 सेम रहेंगी, उन पर फर्क नहीं पड़ता। बाकी बात आ जाती है इसके स्ट्रक्चर की। तो एटम इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, मतलब प्लस माइनस करके ये न्यूट्रल हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको हम सब न्यूक्लियर एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में ना रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब सपोज ये एक ऑर्बिट है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। आगे साइज की बात करें तो साइज बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है, मतलब कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम एक फुल स्टॉप की बात करें ना सिर्फ, तो उसमें कोई करोड़ एक हमारे पास एटम्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि आप एक एटम को कहाँ कैसे ही देख सकेंगे। तो एटम को देखने के लिए हमारे पास जो टेक्निक यूज होती है ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा जा सकती, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो एटम की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से छोटा है तो उसकी वेवलेंथ एज अ होल एटम से कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम यूज करते हैं एटम को देखने के लिए। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और एक एटम अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये हमारे पास हो गया एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है ना
एटॉमिक मास होता असल में न्यूक्लियस का मास है। और न्यूक्लियस का मास कैसे आया? न्यूक्लियस का मास आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्लस करके, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है हम उसको डिनोट करते हैं जी से, ठीक है। और अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो उसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। और अगर हम लोगों ने न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना हो तो न्यूट्रॉन का नंबर हमारे पास आता है, एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको लिख सकते हो ए माइनस जी, ठीक है। ए माइनस जी का मतलब क्या है? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये बात होगी, ये आसान सी बात थी। केमिकल रिएक्शन है कि एटम जो है ना वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए किसी तरह किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बरकरार रह सके। यहाँ पे वापस एक एटम का स्ट्रक्चर है, अब आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है जो अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास ये वाले ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और इनका काम क्या होता है कि जब एक और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये उसके साथ केमिकल बॉन्डिंग बना लेंगे और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक हो गया। सारी काफ़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन हम इन बेसिक बातों को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने तो टॉप करना है। आगे चलते हैं। एटम की अगर हम बेसिक डेफिनेशन करें तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली, ठीक है। मतलब केमिकली इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना इंतहाई स्मॉलेस्ट है, उसको मजीद हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इंडिविजिबल एटम की डिस्कवरी की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे हमारे पास आती है एटम की डिस्कवरी। तो एटम इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है और ये सबसे पहले हमें बताया था ग्रीक फिलोसफर्स ने। उसके बाद जॉन डेल्टन साहब आए थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको प्रूव किया था कि जो एटम है ना वो लफ्स एटमस जो वर्ड है वो तो पहले आ गया था ना एंशिएंट ग्रीक में। तो एटमस का मतलब था वैसे ही इंडिविजिबल। तो जॉन डेल्टन साहब जो थे ना, ये वाले जो साहब हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें मजीद एटम के बारे में थोड़ा सा बताया था कि हाँ एटम इंडिविजिबल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी है उसके बाद आया था डेल्टन ने काम क्या किया था। डेल्टन एक स्कूल टीचर था, इंग्लिश स्कूल टीचर डेल्टन साहब, हाँ जी। तो इन्होंने किया क्या था, इन्होंने डिफरेंट लॉज अप्लाई किए थे जिससे इनको पता चला कि हाँ जो भी मैटर है ना वो छोटे छोटे एटम से ही बना हुआ है। इसमें लॉ आ जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इस तरह के सारे लॉज आ जाएंगे। तो उन लॉज को स्टडी करते हुए इनको पता चला कि हाँ एटम इंडिविजिबल है और एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज़ का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, ठीक है। ये हमारे पास हिस्ट्री होगी थी उसकी। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है आइसोटोप्स। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इस बात को थोड़ा गौर करना है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इस बात का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है मतलब उसका प्रोटॉन नंबर सेम है, चूंकि प्रोटॉन नंबर सेम है तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम रहेगा उन सब स्पीशीज में। जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट है तो एटॉमिक मास में दो चीज आती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन तो है ही सेम, अब एटॉमिक मास को डिफरेंट करना तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनमें जो होते हैं प्रोटॉन्स जो होते हैं ना वो हमारे पास रहते हैं सेम, जबकि न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो हमारे पास हो जाते हैं डिफरेंट, ठीक हो गया। अब ये दो any two atoms that are identical that have identical number of protons in their nuclei but different number of neutrons etc etc and etc। तो ये अब हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के। मैंने यहाँ पे 3 आइसोटोप्स दिखाए हैं आपको। तो पहले आइसोटोप जो हाइड्रोजन है ना उसको हम कहते हैं प्रोटियम। मैं आपको यहाँ पर लिख ही देती हूँ प्रोटियम, ठीक है। या फिर इसको सिंपली हम कहते हैं प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है ना उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाँ प्रोटॉन हम इनको तब बोलेंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी ना हो, मतलब H पॉजिटिव हो ना तो हम उसको तब प्रोटॉन रेफर करेंगे। अभी हम इसको प्रोटियम ही रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन के एटम की बात करें उसके आयन की बात नहीं करें। दूसरा हमारे पास ड्यूट्रियम और तीसरा हमारे पास ट्रिटियम, ठीक है। ड्यूट्रियम में होता क्या है हमारे पास, देखो तीनों में प्रोटॉन नंबर सेम है, तीनों में एक एक प्रोटॉन है। पहले वाले में एक भी न्यूट्रॉन नहीं था इसलिए मास में सिर्फ प्रोटॉन का नंबर ही दिखाया जा रहा है।
दूसरे वाले में एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया है, ये देखें आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये। तो इलेक्ट्रॉन आप देखें, इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन तीनों में सेम है, एक प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो पहले में न्यूट्रॉन है ही नहीं, दूसरे में एक है, तीसरे में दो है। तो न्यूट्रॉन के चेंजिंग की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। और एक बात याद रखनी है आपने, मैं वो बात लिख ही देती हूँ ताकि आप लोग इंतहाई अहम उस बात को समझो कि जो, एक सेकंड थोड़ी सी इसकी राइटिंग बड़ी कर लें, काफी है। जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफर करती हैं। इस बात का मतलब क्या है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो उनको अलॉट करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड जरा, हाँ जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, वो अलॉट करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स ही उनको अलॉट कर रहे होते हैं। बाकी बात आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती है ना, वो न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं चेंज हो रही, क्यों? क्योंकि जो जितने भी आइसोटॉप्स है सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन से अलॉट होने वाली प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है सबके। जो दूसरी प्रॉपर्टीज है कौन सी वाली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफर करती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर इनमें चेंज होता है। अगली बात करते चले आयन की। तो आयन क्या होता है? कोई भी एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम कहते हैं आयन। ओके, हम बात करते चलते हैं आयन की। आयन दो तरह के होते हैं। एक आयन होता है हमारे पास कैट आयन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक आयन होता है हमारे पास नेगेटिव आयन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कैट आयन कैसे बनता है? मतलब ये हमारे पास एक एटम था, कैल्शियम ले लेते हो, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो 20 होता है। लेकिन जो उसके करीब करीब की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो हमारे पास आती है आर्गोन की, जो कि 18 है। अब आपको पता है कि अगर इसमें 20 प्रोटॉन है, जो कि एटॉमिक नंबर है इसका, तो ये हमें शो करे कि 20 इलेक्ट्रॉन भी तो है ना इसमें, ठीक हो गया। लेकिन इसने करना क्या है? इसने अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिलवानी है आर्गोन की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने ना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो होगा क्या कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, क्योंकि आर्गोन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब हम यहाँ पे प्रोटॉन तो नहीं ना देंगे, प्रोटॉन तो हम देने से रहे। तो हम बात करें सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी ना उसकी। और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सा पार्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो आर्गोन के पास 18 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि कैल्शियम के पास 20 थे, और कैल्शियम में स्टेबल होना है तो वो आर्गोन की तरह 18 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहेगा। तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद क्या होगा कि जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम था, पहले इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है समझने वाली, कि जब कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, तब उसके पास 20 प्रोटॉन्स भी थे, और दोनों का जो नंबर है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था। अब हमारे साथ हुआ क्या है कि अब प्रोटॉन्स तो अभी तक 20 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए हैं। तो अब मुझे बताओ कि ज्यादा क्वांटिटी में क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? मतलब जितना पहले न्यूट्रल था, अब उसमें से हम लोगों ने नेगेटिव चीज निकाल दी है, तो पीछे बचने वाली पॉजिटिव रहेगी ना बेचारी। इसी तरह आप लोगों ने भी क्या करना है, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में से नेगेटिविटी को निकाल देना है, ताकि आपकी जिंदगी आराम से पॉजिटिव हो जाए और स्टेबल कन्फिग, मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिविटी आ जाती है ना, उसके निकाल के स्टेबल कन्फिग्रेशन की तरफ आना है आप लोगों ने, और वो हो जाएगी पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। जो ये हो जाएगी कैल्शियम का पॉजिटिव स्टेट। 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाया? क्योंकि हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है बाहर, एक ये इलेक्ट्रॉन को और ये एक इलेक्ट्रॉन को। ये होगी हमारे पास कैट आयन की फॉर्मेशन। कैट आयन क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैट आयन। इसी तरह अगर हम बात करें एन आयन की, तो एन आयन की एग्जांपल में चलो आर्गोन से ही हम उसको रेफर करेंगे।
हमारे पास एक एटम आता है ऑक्सीजन, शायद आप लोगों को पता ही हो इसके बारे में थोड़ा। ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 16 है। अब इसने करना क्या है, इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन की, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसको क्या करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, मतलब अभी 16 है, 2 चाहिए और, ताकि स्टेबल हो जाए, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ना वो इसकी स्टेबल फॉर्म में आ जाए। तो ये करेगा क्या, अब प्रोटॉन तो है ही 16, इलेक्ट्रॉन भी 16 थे, तो स्टेबल होना है, इसने कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए। ज़्यादातर तो बेचारा हाइड्रोजन ही काबू में आता है, लेकिन चलो कहीं से भी ले लो। अच्छा जी, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए। अब हुआ क्या है कि अब इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, ये मैंने एटॉमिक नंबर नहीं लिखा, मैंने ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वरना होता है ना कि नीचे एटॉमिक नंबर लिखते उसका कंफ्यूजन करने मैंने इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखा है। तो हमारे पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो हुआ क्या, 18 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो पहले 16 थे, अब 18 हुए हैं, मतलब पहले 16 पे वो न्यूट्रल था, 16 प्रोटॉन थे 16 इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, जो कि एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे। अब प्रोटॉन तो बेचारे 16 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब ये वो काम हो गया जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं, मतलब शांत जिंदगी गुजरी, लेकिन नहीं, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को फंसाना जरूर है, नेगेटिव जरूर होना है, ओवर थिंकिंग जरूर करनी है। तो ये वो ओवर थिंकिंग है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, 2 दफा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसी जिंदगी गुजारने में कोई मजा नहीं आता। ऑक्सीजन तो खुश है ऐसी जिंदगी गुजारने में, लेकिन इंसान ऐसी जिंदगी गुजारने में खुश नहीं होते। तो आप लोगों ने करना क्या है, अच्छे बच्चे आप लोगों ने अपनी जिंदगी में से नेगेटिविटी को निकालना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब हम बात करते चले इसी तरह से कि यहाँ पर मैंने आयंस की एग्जांपल में फ्लोरीन का एटम रखा हुआ था, मतलब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन उसने लेनी होती है, तो उसको आर्गोन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स है, एक और इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। ये देखें, पहले यहाँ पे एक था, एक और इलेक्ट्रॉन इसने कहीं ना कहीं से ले लिया, हाइड्रोजन काबू में आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी तक 17 है। तो अब मुझे बताओ कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ज़्यादा मिकदार में कौन सी वाली क्वांटिटी, पॉजिटिव वाली कि नेगेटिव वाली, ऑफ कोर्स नेगेटिव वाली। तो क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा एन आयन। अच्छा जी, तो हमारे पास इस तरह से आयन का टॉपिक भी क्लोज होता है। ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने पढ़ लेनी है, मतलब अब इतना सारा कुछ मैंने बोल दिया है, थोड़ा सा आप लोग खुद पढ़ें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 2-3 सेकेंड 10-15 सेकेंड के लिए इसको रखा हुआ स्क्रीन को, आप लोग आराम से पढ़ लो इसको। आगे चलते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है कि एटम ने अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हायर करनी है, तो बाकी नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सारे एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश में होते हैं। उसको पूरा करने की कोशिश में एटम जो है ना आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, और जो केमिकल बॉन्डिंग से स्टेबल एक सब्सटेंस बन जाता है, स्टेबल एक स्पीशीज बन जाती है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल स्पीशी, और इसको हम कह सकते हैं कि देखो एटम था स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता था, लेकिन 2 एटम्स आपस में जुड़े हैं एक साथ, और अब वो मतलब एक मॉलिक्यूल के तौर पे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, मजीद उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं अजीब गरीब से जो फिर मजीद रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर आयंस भी बना देते हैं। अभी हम सिर्फ मॉलिक्यूल को डील करते हैं यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस दैट रिटेन्स द सब्सटेंस केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से बनता है, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होती है, एक सेकेंड मैं लिख ही देती हूँ, ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चों, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ atoms that make up the molecule, ठीक है। मतलब अगर हम वाटर की बात करें, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें H2O, तो इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास हो जाएगी 3।
तो बस ये है, फिर इनमें बॉन्डिंग वगैरह आ जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं। ये जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो बॉन्डिंग वगैरह पढ़ लेंगे, डिफरेंट शेप्स होते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग की वजह से। और क्लासीफाई इनको कर जाता है ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक जिनमें H और कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम मेनली पाए जा रहे होते हैं, और इनऑर्गेनिक जिनमें ये वाले मेनली पाए नहीं जा रहे होते। अब एग्जांपल है वाटर की, अब आप देख ले कि वाटर में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इधर क्या मेरा पेन, हाँ, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, और एक इसने यहाँ से ले लिया और एक इसने इस हाइड्रोजन से ले लिया, और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना दिया। इस तरह अमोनिया की एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, और मीथेन की एग्जांपल है। तो बस ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे। अब मॉलिक्यूलर आयन है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी को चैन नहीं होता, वो मज़ीद रिएक्ट कर जाते हैं मॉलिक्यूलर आयंस बनाने में। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर आयंस और जो एटॉमिक आयंस है ना, उनमें एक डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं ना, वो एक मॉलिक्यूल से बनते हैं। मतलब अगर हम बात करें ना CH4 की, ठीक है, तो हमें पता है CH4 एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, और CH4 प्लस जो है ना, उसका मतलब है कि उसने स्टेबल मॉलिक्यूल ने अपना एक प्रोटॉन लूज कर दिया। ठीक है, तो आपने मॉलिक्यूलर आयंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोई चीज़ मॉलिक्यूलर आयन है या फिर एटॉमिक आयन है। एटॉमिक आयन जो है ना, वो एक स्टेबल फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगी, कभी भी नजर नहीं आएगी। हालांकि मॉलिक्यूलर आयन से आपको पता चलेगा कि कभी ना कभी ये चीज़ स्टेबल थी। मतलब CH4 आपने कभी ना कभी स्टेबल फॉर्म में भी देखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ गए मॉलिक्यूलर आयंस। ये भी 2 तरह के होते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लें, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। और ये थोड़ी सी बातें, आयन फॉर्मेशन कैसे होती है। मतलब जैसे अभी हमने बात की है कि मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो आपको पता है कि आपने N2 को कभी ना कभी स्टेबल फॉर्म में देखा ही होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा N2 के ऊपर एक पॉजिटिव साइन देखा है। तो मॉलिक्यूलर आयन को पता लगाने की तरीका क्या है, मतलब अगर ये N2 लिखा हुआ है ना प्लस, तो आपने साइन को इग्नोर करना है, और आपने देखना है क्या वो चीज़ असली मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करती है, तो आप बोलोगे हाँ ये मॉलिक्यूलर आयन है। लेकिन अगर हम लिखते N3 प्लस, ठीक है, तो आपने क्या करना है, साइन को इग्नोर करना है और देखना है कि क्या वो चीज़ असली मॉलिक्यूल के तौर पे कभी आपने देखी है, सुनी है। लेकिन N3 तो हम लोगों ने कभी इस तरह से देखा नहीं है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं हुआ। मॉलिक्यूलर आयन वो होगा जिसमें हमारे पास जो असली मॉलिक्यूल है ना, वो किसी न किसी तरीके से एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे वाटर की बात कर ले, तो वाटर आपको पता है H2O के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है नॉर्मल स्टेट में। ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब कि उस मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और वो उसने बना दिया है हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन। बस थोड़ी सी फॉर्मेशन थी, एग्जांपल्स थी। तो बस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने PTB किताबें खोलें और सारी जो है ना रीडिंग करें। मेरी कोशिश थी कि सारे बेसिक्स कवर हो जाएं इसमें। तो जी हमारे बेसिक्स कवर हो चुके हैं सारे, वैसे जितना मैंने लेक्चर नोट किया हुआ था। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।